दोस्तों, आज मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की ऐसी फनकारा के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे देखकर नज़र रुक जाती थी, जिसकी आवाज़ सुनकर लोग मदहोश हो जाते थे और उसका ऐसा चेहरा था जिस पर देखने वाले को बेपनाह मोहब्बत और प्यार आने लगता था। उस शख्सियत का तल्लुक पाकिस्तान से है और वो हैं मेलोडियस क्वीन नाज़िया हसन। नाज़िया हसन के चेहरे की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हकीकत में वो हर वक्त धीमी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाए रखती थी। दिलफरेब चेहरा और पुरकशिश शख्सियत के साथ सुरीली आवाज़ की मालिका नाज़िया हसन को ना पाकिस्तान फरामोश कर सका और ना ही बॉलीवुड के मौसीकार और इंडिया में रहने वाले करोड़ों फैन उसे आज तक बुला सके हैं। सिर्फ 10 साल की उम्र में पीटीवी के बच्चों के प्रोग्राम से नाज़िया हसन ने अपने करियर का आगाज़ किया। अपने मौसीकी के असातिज़ा में वो सुहेल राना को शुमार करती हैं। नाज़िया हसन ने अपनी मुख्तसर और शानदार ज़िंदगी में बेपनाह शोहरत और बरसगीर में रहने वाले लोगों से मोहब्बत हासिल की। नाज़िया हसन का शुमार पाकिस्तान के उन फनकारों में होता है जिनकी शोहरत पाकिस्तान और इंडिया के म्यूज़िक लवर तक महदूद नहीं, बल्कि उनका नाम पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान बना। उन्हें एशिया की पहली पॉप सिंगर फीमेल भी कहा जाए तो गलत ना होगा। नाज़िया हसन की बेमिसल मकबूलियत की वजह उनकी सहर अंगेज सुरीली आवाज़ और मुनफरद शख्सियत थी। दोस्तों, नस्वानियत से भरपूर खुश अखलाक बावकार नाज़िया हसन तबीयत के लिहाज से शर्मीली और हसास फनकारा थी। वो बोलती आंखों में अदाएं, गले में सुर और अपना दर्द अपने दिल में समेटे रखती थी। खूबसूरत नाज़िया हसन ने बहुत मुख्तसर वक्त में बेइंतहा मकबूलियत समेटी। शायद खुदा ने उन्हें पैदा ही इसलिए किया था ताकि कलील वक्त में उससे बहुत सारा काम लिया जाए। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत अफसोस होगा कि अपनी आवाज़ से हमारे दिलों पर राज करने वाली ये गुलकारा जवानी में ही एक अजियतनाक जानलेवा मर्ज में मुब्तला हो गई थी। वो ऐसा मर्ज था जिसने पहले नाज़िया हसन का हंसता बसता घर तबाह किया और फिर हर दिल नाज़िया हसन को मनो तले मिट्टी में दफन कर दिया। जिस तरह पूरी दुनिया में मशहूर नाज़िया हसन की लाश लंदन में लावारिस पड़ी रही, वो भी दिल हिला देने वाली इबरतनाक कहानी से कम नहीं, क्योंकि जब नाज़िया हसन की डेथ हो गई तो उनके वालिदैन और उनके शोहर के दरमियान जायदाद पर इख्तलाफात सामने आ गए। ये खूबसूरत गुलकारा 3 अप्रैल 1965 को पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के एक मोअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुई। आपकी वालदा का नाम मुनीज़ा बसीर है, जो कि 1965 से लेकर 1970 तक पाकिस्तान के कई मैगजीन के लिए मॉडलिंग कर चुकी हैं, जबकि आपके वालिद का नाम बसीर हुसैन था। अगर आपके बहन भाइयों की बात करें तो आपका एक इकलौता भाई ज़ुहैब हसन और एक बहन ज़ारा हसन है। नाज़िया की फैमिली पढ़ी लिखी और मॉडर्न फैमिली थी, इसीलिए नाज़िया की ज़्यादातर तालीम और तरबियत लंदन में हुई। यही वजह है कि वो उर्दू पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। वो अपने गाने रोमन उर्दू में लिखकर फिर गाती थी। 70 की दहाई के आखिर पर नाज़िया हसन अपने छोटे भाई ज़ुहैब हसन के साथ लंदन में रहती थी और वहाँ पर ही तालीम हासिल कर रही थी। दोनों बहन भाइयों को बचपन ही से गायकी का शौक था और वो हमेशा घर पर गिटार बजाते रहते थे। दोनों बहन भाइयों ने बहुत सारे गाने मिलकर गाए और गायकी में बेमिसाल शोहरत को अपने नाम कर लिया। दोस्तों, यूँ तो नाज़िया हसन ने अपने गुलकारी का आगाज़ पीटीवी से सिर्फ 10 साल की उम्र में सुहेल राना के प्रोग्राम से किया था, मगर उन्हें पाको हिंद और दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू और हिंदी बोली और समझी जाती है शोहरत उस वक़्त मिली जब उन्होंने बॉलीवुड म्यूज़िक डायरेक्टर विद्दू की बनाई हुई धुन में इंडियन ब्लॉकबस्टर फिल्म कुर्बानी के लिए एक गाना गाया। फिल्म कुर्बानी 1980 में रिलीज हुई। गाने के बोल थे, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए।
یہ بھی ایک دلچسپ قصہ ہے کہ نازیہ حسن کو یہ گانا کیسے ملا۔ تو بالی ووڈ انڈسٹری کی مشہور و معروف ماضی کی اداکارہ زینت امان نازیہ حسن کی والدہ کی دوست تھیں۔ ایک دفعہ زینت امان نازیہ حسن کی والدہ جب لندن میں موجود تھی تو ان کے گھر آئیں۔ انہوں نے گھر کے کمرے کے اندر ایک گٹار پڑا ہوا دیکھا تو پوچھا یہ کون بجاتا ہے؟ نازیہ حسن کی والدہ نے بتایا کہ یہ میری بیٹی اور میرا بیٹا بجاتے ہیں۔ تب انہوں نے پوچھا کہ کدھر ہیں وہ اس وقت؟ تو آپ کی والدہ نے بتایا کہ وہ دونوں اسکول گئے ہوئے ہیں۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد نازیہ حسن اسکول کی یونیفارم میں گھر کے اندر آ گئیں۔ تب زینت امان نے ان سے کچھ نغمے سنے۔ انہیں نازیہ حسن کی آواز بہت پسند آئی۔ پھر انہوں نے اپنی آنے والی فلم قربانی کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر فیروز خان سے بات کی کہ ایک لڑکی ہے اور بہت اچھا گاتی ہے۔ فیروز خان نے اپنی فلم کے میوزک ڈائریکٹر بدو سے کہا کہ آپ ان کی آواز میں کوئی گانا ریکارڈ کریں۔ نازیہ حسن کی آواز میں میوزک ڈائریکٹر بدو نے گانا آپ جیسا میری زندگی ہی میں آئے لندن میں ریکارڈ کیا۔ نازیہ حسن نے یہ گانا تو ریکارڈ کروا دیا لیکن اس کے بعد وہ بھول گئی اور انہوں نے اپنی ساری توجہ اپنی تلیف پر ہی دی ہوئی تھی۔ پھر جب 1980 میں فلم قربانی ریلیز ہوئی اور ان کے گانے نے انڈیا پاکستان میں دھوم مچا دی، تب ان کی والدہ کو بالی ووڈ انڈسٹری کے لیجنڈ اداکار راج کپور کا ٹیلی فون آیا اور انہوں نے کہا کہ نازیہ حسن کی آواز میں جو گانا فلم قربانی کے لیے ریلیز ہوا تھا اس کے لیے انہیں فلم فیئر ایوارڈ دیا جانے لگا ہے، اس لیے وہ سو اینڈ سو ڈیٹ کو انڈیا میں آ جائیں۔ نازیہ حسن ایک سادہ اور معصوم لڑکی تھی جسے رنگا رنگ فلم انڈسٹری کی دنیا میں بطور پلے بیک سنگر بہت زیادہ نام کمانے سے کوئی غرض نہیں تھی اور کوئی لگاؤ بھی نہیں تھا، مگر انہیں گلوکاری کا شوق ضرور تھا اور وہ سریلی آواز کی مالکہ بھی تھیں، ایسی آواز جو پاپ گائیکی اور کلاسیکل گائیکی دونوں کے لیے موزوں تھیں۔ لیکن وہ بچپن ہی سے ہنگامہ گیز دنیا کو پسند نہیں کرتی تھی، مگر خدا نے اسے بالی ووڈ کی سب سے کم عمر پلے بیک سنگر بنا دیا، جو آج تک پہلی سب سے کم عمر پلے بیک سنگر فلم فیئر ایوارڈ حاصل کرنے والی گلوکارہ تھیں۔ ان کا ریکارڈ آج تک کوئی بھی دوسری گلوکارہ توڑ نہیں سکی ہیں۔ دوستو یہ بھی بتاتا چلوں کہ فلم فیئر ایوارڈ بالی ووڈ انڈسٹری کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے۔ نازیہ نہ صرف پہلی کم عمر گلوکارہ بلکہ پہلی پاکستانی گلوکارہ تھی جنہیں اس ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ فلم قربانی کے گانا کی مقبولیت کے بعد نازیہ حسن پر والدین کا دباؤ تھا کہ وہ موسیقی کی بجائے زیادہ تر اپنی پڑھائی پر توجہ دیں۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ نازیہ حسن نے لندن کی رچمونڈ امریکن یونیورسٹی سے بیچلر ڈگری ان بزنس ایڈمنسٹریشن اینڈ اکنامکس 1991 میں حاصل کی۔ اس کے علاوہ لندن یونیورسٹی سے انہوں نے LLB کی ڈگری بھی حاصل کر رکھی ہے۔ اس طرح آپ پاکستان کی سب سے پڑھی لکھی گلوکارہ تھیں۔ نازیہ حسن نے یونائٹڈ سیکیورٹی کونسل کے لیے بھی اپنی خدمات انجام دی تھیں۔ دوستو نازیہ حسن اور زہیب حسن نے ایک ساتھ 5 البم کیے تھے، جن میں پہلا البم ڈسکو دیوانے تھا جو کہ 1981 میں سامنے آیا اور اس البم میں 10 گانے تھے۔ البم ڈسکو دیوانے کی ریلیز کے پہلے ہی دن صرف انڈیا کے شہر ممبئی میں اس کی 1 لاکھ آڈیو کیسٹ فروخت ہوئی تھی، جبکہ دنیا بھر میں البم ڈسکو دیوانے کے 1 کروڑ 40 لاکھ سے زیادہ کاپیاں فروخت ہوئی تھیں۔ اس کے بعد اس طرح کا ریکارڈ کسی بھی پاکستانی گلوکارہ کا نہیں سامنے آیا۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ضیاء دور حکومت میں پردے کی سخت پابندی تھی اور زیادہ تر فلمی دنیا سے تعلق رکھنے والے فنکار ملک چھوڑ کر کینیڈا میں جا کر سیٹل ہو گئے تھے، لیکن جو ہی دوبارہ جمہوریت بحال ہوئی اور بے نظیر کی حکومت آئی تو 1989 میں پاکستان ٹیلی ویژن کے مشہور و معروف پروڈیوسر شعیب منصور نے ایک میوزک کا پروگرام ڈائریکٹ کیا اور پروڈیوس بھی کیا جس کا نام تھا میوزک 89۔ اس پروگرام میں پاکستان کے تمام مشہور پاپ میوزک گروپس میں حصہ لیا۔ مرحوم جنید جمشید کا گانا دل دل پاکستان بھی اس پروگرام میں ہی پہلی دفعہ گایا گیا تھا۔ میری
म्यूजिक 89 प्रोग्राम को उस वक्त उलमा ने बेहयाई का नाम दिया था और उसके खिलाफ सड़कों पर जुलूस भी निकाले गए थे। लेकिन इस प्रोग्राम से बहुत सारे फनकार पाकिस्तान टेलीविजन को मिले जिन्होंने बाद में पॉप मौसीकी में अपना नाम कमाया। नाज़िया हसन ने 1995 में मशहूर बिजनेसमैन इश्तियाक बेग से शादी की और उनकी ये शादी सन 2000 तक चली। नाज़िया के घर वालों और मिर्ज़ा इश्तियाक बेग के दरमियान इख्तिलाफ़ात की बहुत सी वजूहात थीं, जैसे कि नाज़िया जानती थी वो कैंसर में मुब्तला हैं और उनके पास वक्त कम है, लेकिन नाज़िया की ख्वाहिश थी कि वो माँ बने। उनकी बीमारी की वजह से उन्हें पहले बहुत समझाया गया, लेकिन वो कहती थी जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, और फिर उनकी ख्वाहिश भी पूरी हुई। अल्लाह ताला ने उनको एक बेटे से नवाजा जिसका नाम उन्होंने अरीद रखा। नाज़िया हसन के शौहर इश्तियाक बेग का कहना है कि नाज़िया एक बहुत ज़हीन, हसीन और खूबसूरत शख्सियत की मालिक थी। वो जो महसूस करती थी बरमिला इजहार कर देती थी। वो कहते हैं दुनिया के लिए तो वो एक स्टार सिंगर थी, लेकिन मेरे लिए वो पूरी दुनिया थी। एक बहुत प्यार करने वाली बीवी जिसे अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों का इल्म था। नाज़िया हसन के शौहर इश्तियाक बेग कहते हैं कि ज़ुहैब हसन मेरे ऊपर इसलिए इल्ज़ामात लगाते हैं क्योंकि शादी के बाद ज़ुहैब हसन का करियर बिल्कुल ख़त्म हो गया था। वो नाज़िया ही की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर थे और उनकी सोलो एल्बम कभी भी मंजर आम पर नहीं आई और ना ही कामयाब हो सकती थी, और उन्होंने जो सोलो नगमे गाए वो शोहरत हासिल ना कर सके जो उन्हें नाज़िया हसन के साथ गाए हुए गानों से मिली थी। यही वजह थी वो उनके खिलाफ हो गए थे। जबकि ज़ुहैब हसन कहते हैं कि ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी कि हमने अपनी बहन की शादी इश्तियाक बेग से की थी। इश्तियाक बेग एक लालची इंसान थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि नाज़िया हसन कैंसर के मर्ज में दोबारा मुब्तला हो गई हैं तो उन्होंने ऐसी खुराक भी उन्हें देनी शुरू कर दी जिससे वो जल्द अपने खालिक हकीकी से जा मिलें और उनकी सारी जायदाद उन्हें मिल जाए। ज़ुहैब हसन और विकिपीडिया के रिकॉर्ड के मुताबिक इश्तियाक बेग ने उनकी मौत से चंद दिन पहले ही तलाक दे दी थी, लेकिन इश्तियाक बेग कहते हैं कि नाज़िया मरते दम तक उनके निकाह में थी और उन्होंने नाज़िया हसन को तलाक नहीं दी थी। दोस्तों, बरसगीर की यह खूबसूरत गुलकारा 13 अगस्त सन 2000 को लंदन में कैंसर की वजह से अपने खालिक हकीकी से जा मिली थी, लेकिन उनकी मौत के पीछे हजारों अफसाने मौजूद हैं। क्या सच है क्या झूठ है ये तो नाज़िया हसन को ही मालूम है। हम आखिर पर उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। और हमारे सब्सक्राइबर नाज़िया हसन के बारे में क्या कहते हैं, अपने ख्यालात का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक़्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज़ ये है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।